बच्चों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए ट्रांसफार्मर और इसमें लिखिए पहले एक लाइन, ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग AC at low voltage for converting AC at low voltage into AC at high voltage and vice versa and vice versa। मतलब क्या कह रहे हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो AC को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर वो AC को लो से हाई में ले जाते हैं तो हम लोग इसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वो हाई वोल्टेज AC को लो वोल्टेज AC में कन्वर्ट करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो तरीके का ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो अगली लाइन लिखें, इफ इट इंक्रीज इनपुट वोल्टेज then it is called step up transformer. आगे लिखें, if it decrease input voltage then it is called step down transformer. राइट। तो इसका फोटो बना लीजिए जरा, हम दोनों बना दे रहे हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो जरा ध्यान दें, ये लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। ये लैमिनेटेड आयरन कोर लैमिनेटेड इसलिए लेते हैं ताकि फ्लक्स का लीकेज ना हो। और यहां पर ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP है प्राइमरी में। और ये मान लो सेकेंडरी कॉइल है और यहां पे हम लगाएंगे एक लोड, कोई भी लोड रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल है। तो यहां पे हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे, ये इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहां से जब इनपुट सप्लाई होता है तो इस कॉइल में लिंक्ड फ्लक्स टाइम के साथ बदलता है और ये फ्लक्स इस आयरन कोर के साथ ऐसे पास करता है और सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड होता है। राइट। और ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ टाइम के साथ बदलता है तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF डेवलप होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पोटेंशियल। राइट। चलिए, यानी अगर ये हमारा लैमिनेटेड आयरन कोर है, लैमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि फ्लक्स का लीकेज ना हो, फ्लक्स बाहर ना निकल पाए, लीक ना होने पाए। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, सेकेंडरी में कम, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आइए जरा इधर,
ये प्राइमरी और यह नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी, और ये है सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है ज्यादा, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस सेकेंडरी में, और ये हमारा लोड होगा और ये आउटपुट। ठीक है, ये हुआ लोड आउटपुट। यहां पर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, प्राइमरी में कम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और यहां पर एक टर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से छोटा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप या स्टेप डाउन जो हम नाम बोल रहे हैं वो पोटेंशियल के रेफरेंस में बोल रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज अगर इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो रहा है, यानी ट्रांसफार्मर क्या रोल प्ले करेगा, जो सप्लाई वोल्टेज है उसे स्टेप अप करके बढ़ा करके देगा, तो हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर सप्लाई वोल्टेज को कम करके देगा तो उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। तो इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते क्यों हैं कि मान लो यहां पे सप्लाई हो रहा 220 वोल्ट और हमें यहां चाहिए मान लीजिए 200 वोल्ट, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो लोड है वो 200 वोल्ट से या उससे कम सप्लाई पे ही चलेगा, ये इससे ज्यादा सप्लाई पे खराब हो जाएगा। तो यहाँ का जो लोड है वो 200 वोल्ट सप्लाई की डिमांड कर रहा है, सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, तो ये इसको कम करके सप्लाई करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे कम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। तो इसका प्रिंसिपल अब लिखिए जरा, क्या इसका प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल लिखें, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा ये, लिखें इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it work on the principle of, it work on the principle of mutual induction, it work on the principle of mutual induction, it work on the principle of mutual induction, कॉमा करके लिखें, when a changing current, when a changing current, when a changing current is passed through, when a changing current is passed through one of the two inductive coupled coil, one of the two inductive coupled coil, one of the two inductive coupled coil, कॉमा करके लिखिए, an EMF is set up, an EMF is set up, an EMF is set up in the other coil, an EMF is set up in the other coil, right। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यानी जो ट्रांसफार्मर वो किस प्रिंसिपल पर करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। अगर किसी एक कॉइल में करंट टाइम के साथ बदल रहा है तो जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ बदलेगा, और फ्लक्स अगर टाइम के साथ बदलेगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में जनरेट हो जाएगा। तो आगे लिखें पैराग्राफ चेंज करके, इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है, if there is no leakage of flux, then linked flux with each turn of primary,
the linked flux with each turn of primary is equal to linked flux is equal to linked flux with each turn of secondary is equal to linked flux with each turn of secondary। तो कह रहा है प्राइमरी के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स होगा पर टर्न के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी के पर टर्न के साथ होगा। राइट, ये लॉजिक है। कह रहा है अगर फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है तो प्राइमरी के एक टर्न में जितना फ्लक्स लिंक्ड होगा सेकेंडरी के भी पर टर्न जो फ्लक्स का लिंकेज होगा वो बराबर होगा। तो आप इसमें लिखें अगली लाइन में, इफ फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड, if phi is the flux linked with each turn of primary and secondary coil, with each turn of primary and secondary coil, then तो कह रहे हैं बताओ अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो हमने बोला कि अगर फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं हो रहा है तो बताओ भाई जितना फ्लक्स प्राइमरी के एक टर्न के साथ है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी के एक टर्न के साथ होगा। तो जो फाई वन होगा वो होगा N1 इंटू फाई, क्योंकि फाई इज द लिंक्ड फ्लक्स विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी। इक्वल फ्लक्स, हर एक टर्न में इक्वल फ्लक्स लिंक्ड है। तो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी कॉइल हो, सबके एक टर्न में फ्लक्स हमने फाई माना है। तो प्राइमरी का टोटल फ्लक्स हो जाएगा N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई लिंक्ड फ्लक्स विद ईच टर्न। तो बताओ सेकेंडरी का जो फ्लक्स होगा फाई 2 नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के इनटू पर टर्न फ्लक्स। तो बताओ बेटा इसका जो E1 होगा EMF वो माइनस d∅1/dt, d∅/dt इसका मॉडुलस लिख दें तो मॉडुलस हो जाएगा ये। और बताओ ये कितना आएगा N1 d∅/dt। चाहो तो माइनस लेके चलें, ये मॉडुलस लिख रहे थे वैसे ये माइनस कर दो लो। तो ये बताओ क्या बनेगा माइनस N1 d∅/dt। ठीक है बेटा, इधर आओ, ये बताओ सेकेंडरी का फ्लक्स है टाइम के साथ तो E2 माइनस d∅/2dt। तो ये बताओ आएगा माइनस N2 d∅/dt। और जरा गौर से देखो क्या बताइए, E1 अपॉन E2 या E2 अपॉन E1 कर दो तो d∅/dt कट जाएगा, यह आया N2/N1। यानी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ का रेशियो उनके नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर आएगा। राइट, यानी अगर हम कहें अगर N2 ग्रेटर देन N1, सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि E2 ग्रेटर देन E1। तो जो E2 होगा वो E1 से ज्यादा होगा और E2 ग्रेटर देन E1 अगर होगा तो इसे हम लोग कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यहां देखो जरा, अगर N2 लेस देन N1 होगा, N2 लेस देन N1 होगा तो बताओ यहां पे E2 लेस देन E1 होगा तो यहां हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट, अब लिखिए यहां पे आगे थोड़ा, इसे नोट करिए पहले। अब लिखिए एज्यूमिंग, नोट लगा के पहला पॉइंट लिखिए। हम लोग नोट में 3-4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, एज्यूमिंग ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, assuming transformer to be ideal so that no energy loss,
so that no energy loss, then इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर होगा। इनपुट पावर होगा E1 I1, ये होगा E2 I2। तो चला देखो E2 by E1, ये आ रहा I1 अपॉन I2। और जरा देखो E2 by E1 पहले ही बराबर किसके, N2 by N1। तो E2 by E1 बराबर N2 by N1, और यही बराबर आ गया I1 अपॉन I2। तो मतलब समझिए जरा, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो N2 बड़ा होगा, E2 बड़ा होगा, लेकिन I1 बड़ा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, लेकिन प्राइमरी में करंट ज्यादा होगी, यानी सेकेंडरी करंट कम होगी। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को तो स्टेप अप करता है लेकिन करंट को स्टेप डाउन करता है। तो आप दूसरा पॉइंट लिखिए, बहुत बढ़िया समझ लीजिए भाई। E2 by E1 N2 by N1 और यही बराबर I1 by I2 है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा तो सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा, तो सेकेंडरी में करंट कम, यानी जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो इस वोल्टेज को तो स्टेप अप करेगा लेकिन करंट को स्टेप डाउन करेगा। तो लिखिए इसमें एक लाइन, अगला पॉइंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप द voltage but step down the current, exactly in same ratio, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो स्टेप अप करेगा, करंट को स्टेप डाउन करेगा सेम रेशियो में। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने अगर वोल्टेज को 10 गुना स्टेप अप करा तो करंट को 1/10 कर देगा, ये मतलब हुआ। अगला पॉइंट लिखें, सम पावर always loss due to flux leakage, then efficiency of real transformer, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तो कुछ फ्लक्स का लीकेज हो जाएगा, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलेंगे रियल ट्रांसफार्मर। और रियल ट्रांसफार्मर में जो इफिशियंसी होगी ईटा, वो होगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100, ये होगा परसेंटेज इफिशियंसी, राइट। और जहां पर पावर आउटपुट की वैल्यू E2 I2, पावर इनपुट की वैल्यू E1 I1, ये होगा, राइट। और इसके नीचे एक लाइन लिख लें, इफिशियंसी ऑफ रियल ट्रांसफार्मर is fairly high, और ब्रैकेट में लिख लो 90 to 99%, fairly high 90 to
99%, 92, 99%, राइट। अब चलिए इस पर कुछ सवाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। तो सुनो, ये रिलेशन कब लगाएंगे? जब देखो इतना लिखना हमारे लिए केवल आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो हम ये रेशियो नहीं लगा पाएंगे। फिर रियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी यहां से निकलेगी, आउटपुट पावर इनपुट पावर इनटू 100। सवाल लिखिए। प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर has 100 ton and transformation ratio is also 100, and transformation ratio is also 100. फुल स्टॉप वाला लगे। इनपुट वोल्टेज एंड पावर 220 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज एंड पावर 220 वोल्ट एंड 1100 watt respectively, 1100 watt respectively. Calculate पहला पार्ट, कैलकुलेट में लिखिए पहला पार्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। दूसरा पार्ट करंट इन प्राइमरी कॉइल, दूसरा पार्ट लिखें करंट इन प्राइमरी कॉइल। तीसरा पार्ट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। फोर्थ पार्ट करंट इन सेकेंडरी कॉइल। और पांचवा पार्ट लिखें पावर आउटपुट। अब देखिए इस सवाल को पढ़ लो। सवाल में आइडियल ट्रांसफार्मर कहा गया है, आइडियल। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में याद करो E2/E1 N2/N1 और ये होता था I1/I2, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यानी N100, ट्रांसफॉर्मर रेशियो N2/N1 100, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है, इनपुट पावर 1100 वॉट, इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट। अच्छा, आउटपुट पावर, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर ही होगा, तो आउटपुट पावर भी 1100 वॉट ही होगा। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो नो एनर्जी लॉस, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। अब देखिए भाई, पहले पार्ट में हमसे कह रहे हैं क्या निकालिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो चलो भाई, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल अगर निकालें यहां पर, तो आप हमको एक बार बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया N2/N1 इज इक्वल टू 100, N2 की वैल्यू 100 टाइम्स N1, तो 100 टाइम्स N1 की वैल्यू 100, तो ये आ गया 10,000। ये हो गया N2, 10,000 आ गया N2, राइट। आगे बढ़िए, सेकंड पार्ट, करंट इन प्राइमरी कॉइल। सेकंड पार्ट पढ़ो, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो बताइए आप हमको, करंट अगर हमको सेकेंडरी कॉइल में निकालना है, सॉरी पहले करंट इन प्राइमरी कॉइल निकालना है, तो बताओ इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं E1/I1,
E1 है 220, पावर है 1100, 220 और ये I1, I1 आ गया बेटा 5 एम्पियर। अब हमसे कह रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, तो E2 बाई E1 इज इक्वल टू होगा N2 बाई N1। तो बताओ E2 बराबर N2 बाई N1 100 इंटू E1 220। तो देखो ये आ गया 22,000, 22,000 वोल्ट, ये आ गया E2। अब हमसे कह रहे हैं चौथे पार्ट में करंट इन सेकेंडरी, तो आप चाहें तो सेकेंडरी कॉइल में करंट, तो P2 बराबर E2 I2, तो पावर सेकेंडरी का 1100 ही होगा, E2 आया 22,000 और ये I2। तो देखो यहां से I2 की वैल्यू 0.05 एम्पियर, और आखिरी में पूछा है पावर आउटपुट, तो आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर 1100 वॉट ही होगा। आंसर नोट करिए, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे बेटा, यहां पे आउटपुट पावर का मतलब सेकेंडरी में, तो आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर कहा है, ठीक है। सवाल लिखिए अगला, ए ट्रांसफार्मर हैविंग इफिशियंसी, a transformer having efficiency of 90%, a transformer having efficiency of 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt, 200 volt and 3 kilowatt, 200 volt and 3 kilowatt, 200 वोल्ट 3 किलोवाट पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई, ये इनपुट वोल्टेज हो गया और इनपुट पावर। आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, इफ द करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, if the current in secondary coil is 6 ampere, find voltage across secondary coil, and current in primary coil, तो सवाल पढ़ लो बेटा, ट्रांसफार्मर है कैसा, जिसकी इफिशियंसी 90%, तो बताओ बेटा ये रियल ट्रांसफार्मर है, ये आइडियल नहीं है, और अगर ये आइडियल नहीं तो यहाँ फ्लक्स का कुछ लीकेज जरूर है, एनर्जी लॉस है, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, E2 बाई E1 N2 बाई N1 I1 बाई I2 नहीं लगा पाएंगे। तो बताओ भाई और क्या दिया है, इनपुट पावर 3 किलोवाट, इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट, करंट इन सेकेंडरी दिया गया I2 6 एम्पियर, हमसे पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी यानी E2, और हमसे पूछ रहा है करंट इन प्राइमरी I1, ये पूछा हमसे। तो बहुत आसान है, बताओ इनपुट पावर E1 I1 होगा, तो ये 3 किलोवाट का मतलब 3000 वॉट, ये 200 वोल्ट I1, ये 2 जीरो गया, I1 आ गया 15 एम्पियर, I1 आ गया 15 एम्पियर, ठीक है। अब हम निकालते हैं, चलो आउटपुट पावर निकाल लो पहले, इफिशियंसी P आउटपुट अपॉन P इनपुट, तो ये बताओ P2 अपॉन P1, तो ये 90%, तो 90 बाई 100, P2 निकालना है, P1 है 3 किलोवाट, तो यहां से बताओ P2 की वैल्यू कितना आ रहा बेटा, इसको देखो जरा, 1 0 1 0, ये 10 बचा,
इधर जाएगा तो 300 वॉट, यह आ गया आउटपुट पावर। अब हमें निकालना करंट इन सेकेंडरी, तो आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू E2I2। ये देखो 2700, ठीक है, I2 दिया है, E2 निकालना है और I2 है 6 एम्पियर। तो E2 की वैल्यू देखो बेटा 450 वोल्ट। आंसर नोट करिए। नोट करिए इसको। ठीक है, आप इसे नोट करिए। चलिए एक सवाल और लिखिए, एक सवाल और करेंगे। लिखें ए ट्रांसफार्मर ऑफ 100% इफिशियंसी, ए ट्रांसफार्मर ऑफ 100% इफिशियंसी। बताइए अगर 100% इफिशियंसी है तो क्या ये ट्रांसफार्मर आइडियल है? बिल्कुल है, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। तो ए ट्रांसफार्मर ऑफ 100% efficiency has 200 tons, has 200 tons, has 200 tons in primary, has 200 tons in primary, has 200 tons in primary and 4,000 and 40,000 tons and 40,000 tons in secondary, and 40,000 tons in secondary। आगे लिखें it is connected to 220 volt AC supply, it is connected to 220 volt AC supply, तो ये इनपुट वोल्टेज, and secondary coil feed to मतलब आउटपुट सर्किट की बात हो रही है। सेकेंडरी कॉइल फीड टू ए 100 किलो ओम रेजिस्टेंस, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम, फीड टू 100 किलो ओम रेजिस्टेंस। कैलकुलेट आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टन, आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टन। तो E2/N2 ये निकालना है। एंड पावर डिलीवर्ड टू द लोड, और हमको बताना P2 एंड पावर डिलीवर्ड टू द लोड, P2 भी बताना हमको, एंड पावर डिलीवर्ड टू द लोड P2, ठीक है, एंड पावर डिलीवर्ड टू द लोड P2 बताना है, राइट। सबसे पहले बताओ हमें क्या निकालना है, E2/N2। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बताओ बेटे क्या रिलेशन था, E2/E1 N2/N1। हमको निकालना E2/N2, यह आएगा E1/N1। E1 है 220, N1 है 200, तो 11/10 1.1, तो यह आया 1.1 वोल्ट पर टन। हर एक टन में 1.1 वोल्ट EMF इंड्यूस सेकेंडरी में। अब देखो हमसे क्या पूछा इन्होंने, पावर डिलीवर टू द लोड, तो आउटपुट पावर चाहिए। तो देखो आउटपुट पावर P2 बराबर E2I2। अब बताओ यहां से I2 को हम क्या लिख सकते हैं, E2 और I2 की वजह है आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये बताओ रिलेशन आएगा E2 स्क्वायर अपॉन
आर। अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं तो E2 देखो कैसे निकलेगा। यहां से देखो E2 बराबर N2 बाई N1, तो ये देखो 40,000 अपॉन N1 200 इंटू E1, और E1 की वैल्यू है 220। तो ये बताओ वैल्यू निकल के आ रही है 4400 वोल्ट। तो इस वैल्यू को हम यहां रखने जा रहे हैं 4400। आर कितना बेटा? आर है हमारा 100 किलो ओम। इसको जरा देखो 4400 यही आ रहा है, देखो 1020 1020, ये हुआ 200 200 हुआ, तो ये 3 जीरो आएगा। देख लो बेटा 44,000 वोल्ट। यहां वैल्यू रख दो तो 44 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर अपॉन 100 किलो ओम था तो 10 की पावर 3। तो ये सॉल्व होने पर 19360 वॉट। 1000 से डिवाइड करो 19.36 किलो वॉट। ये आएगा हमारा आउटपुट पावर। आउटपुट पावर, ठीक है, नोट करो। और मैं यहीं पे रोक रहा हूं। ये ट्रांसफार्मर यहां खत्म होता है, इसके आगे अगली क्लास में बात करेंगे।